हाय, वेलकम टू फिजियो इनसाइड। आई एम डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव। आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट और मैं आज आप लोगों से फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं शोल्डर कॉम्प्लेक्स, उसके कंपोनेंट और शोल्डर कॉम्प्लेक्स में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूँगा। स्पेशली ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और जो स्पेशल टेस्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। स्पेशल टेस्ट में मैं कोशिश करूंगा कि शोल्डर इंस्टेबिलिटी के बारे में, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के बारे में और मसल इंजरी के बारे में मैं डिस्कस कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। First of all, when you are assessing shoulder complex, you should understand what is the anatomy of shoulder joint. एनाटमी यदि हमें समझ में आती है तो हम काफ़ी अच्छे से इस जॉइंट को असेस कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम शोल्डर जॉइंट की एनाटमी देख लें और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वन इज़ बोन, अदर वन इज़ जॉइंट, मसल्स, बर्सा एंड नर्व्स, जो कि वहाँ पे रेडिएटिंग पेन के लिए हम देख सकते हैं। शोल्डर कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट होता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होता है। मसल्स, बहुत सारी मसल्स हैं, बट मेजर मसल्स जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दोज मसल्स आर रोटेटर कफ मसल। इसके अलावा कुछ एडिशनल मसल्स हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम आगे अपना डिस्कशन करेंगे। यदि हम बर्सा की बात करें तो शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पे आपका सब एक्रोमियल बर्सा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। नर्व्स का हमें इसलिए ध्यान रखना है कि मस्कुलर वीकनेस तो नहीं हो रही है या वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स तो नहीं जनरेट हो रहे हैं जिसकी वजह से रेडिएटिंग पेन है, नेक की वजह से कोई रेडिएटिंग पेन तो नहीं आ रहा है, या जो हमारे अदर स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो यदि हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे शोल्डर कॉम्प्लेक्स के बारे में यदि हम बात करें तो उसमें कौन कौन से जॉइंट हैं, तो देयर आर बेसिकली 4 जॉइंट्स जो कि आपका शोल्डर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो मेजर कंपोनेंट है हमारे शोल्डर कॉम्प्लेक्स का। इसके अलावा जो अदर जॉइंट्स हैं उनकी यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम सारे जॉइंट्स को देख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो मेरा एक अंदर वीडियो है जहाँ पे मैंने बायोमैकेनिक्स ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है पहला इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब हम उस जॉइंट को हम किस तरीके से देख रहे हैं, उस जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन क्या है, वहाँ पे कितना मूवमेंट अवेलेबल है, कितना पैसिव मूवमेंट अवेलेबल है, कितना एक्टिव मूवमेंट अवेलेबल है, वो हम देखेंगे। क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में हम ध्यान देंगे एंड देन फर्दर विल मूव टू स्पेशल टेस्ट। तो ये आपका एक पैटर्न है एग्जामिनेशन का जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्पेक्शन, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हम किस तरीके से हम इंस्पेक्शन करें उस पर हम ध्यान देते हैं। तो जितने भी चारों व्यूज़ हैं वहाँ से हमें इस जॉइंट को देखना पड़ेगा। वन इज़ एंटीरियर व्यू, द पोस्टीरियर व्यू, लैटरल व्यू एंड टॉप व्यू। ये सारे पॉइंट्स क्यों ज़रूरी हैं मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, और इंस्पेक्शन में किन किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। हमें सबसे पहले सिमेट्री देखना पड़ेगा कि हमारा जो जॉइंट है वो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर वैसा ही मेंटेन्ड है कि नहीं, जॉइंट में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, उसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं डेवलप हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें सिमेट्री के फॉर्म में हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एरिथमियासिस, यदि वहाँ पे कोई रेडनेस दिखाई दे रही है हमें, या फिर वहाँ पे कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कलर में कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो हम वहाँ पे ये सोच सकते हैं कि वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रही हो, कोई इंजरी हुई हो, इसका एक हमें पॉइंट मिलता है। देन कम्स द आपका स्वेलिंग यदि जॉइंट में कोई स्वेलिंग हो रही है जो हमें ऑब्वियसली विजुअल स्वेलिंग हो रही है, तो हम उसके बारे में ध्यान दे सकते हैं कि वहाँ पे कोई अंदर स्ट्रक्चर में देयर कुड बी ए चांसेस ऑफ मसल रप्चर, या फिर वहाँ पे साइनोवाइटिस हो सकता है। तो ऐसी कोई यदि चीज़ हो रही है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। हाइट ऑफ शोल्डर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे शोल्डर के हाइट में यदि कोई चेंजेस आ रहे हों, तो जस्ट रीज़न बीइंग कि यहाँ पे यदि कोई मस्कुलर टाइटनेस हो रही है, जो हमारी अपर नेक की मसल्स हैं उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, थोरेसिक बैक में कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे शोल्डर की हाइट में कोई चेंजेस आ रही हैं, तो ये देखना पड़ेगा। डिफॉर्मिटी, यदि कोई हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है, जो जॉइंट कॉन्टूर है उसमें कोई डिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है, मसल बल्क में हमें कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, मसल एट्रोफी के फॉर्म में हम उसको देख सकते हैं,
यदि हम मसल बल्क की बात करें तो मेनली डेल्टॉइड मसल है जिसको हमें फोकस करना होगा और डेल्टॉइड मसल पे सारा का सारा फोकस रहेगा। अपार्ट ऑफ दिस यदि हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखते हैं तो हम यहाँ पे स्कैपुलर विंगिंग देख सकते हैं, जो कि एक अगेन मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से जनरेट होता है, जहाँ पे सेरेटस मसल्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दीज ऑल द पॉइंट्स जो हमको इंस्पेक्शन में ध्यान देने चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं पैल्पेशन पे। यदि हम पैल्पेशन की बात कर रहे हैं तो पैल्पेशन में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है। पैल्पेशन में हम मेनली दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, एक तो हम वर्म्स चेक करते हैं, दूसरा हम लैंडमार्क्स जो है नॉर्मल लैंडमार्क्स उनके बारे में देखते हैं, और यदि कोई टेंडरनेस पॉइंट मिल रहा है हमें तो उसको हम पैल्पेट करते हैं। पैल्पेट करने का जो हमारा पैटर्न होना चाहिए, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट्स को से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे हम वर्म चेक कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो जॉइंट टेंडरनेस है उसके लिए या फिर स्ट्रक्चरल कोई चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए ध्यान देते हैं। देन अप अलॉन्ग विथ क्लेविकल हम मूव करते जाते हैं और हम आते हैं यहाँ से एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को चेक करने के बाद हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है उसको हम असेस करते हैं। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को असेस करने के बाद जस्ट लैटरल टू द आपका जो टिप ऑफ शोल्डर होता है उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे असेस करते हैं फॉर टेंडरनेस, कि यदि यहाँ कोई टेंडरनेस हो रही है तो वो इम्पिंजमेंट के लिए या सुप्रास्पाइनेटस इंजरी के लिए इंडिकेट कर सकती है। यदि यहाँ पे लो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर पे कोई टेंडरनेस मिल रही है तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ बाइसेप्स मसल। इसके अलावा यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा लैटरली जाते हैं तो रोटेटर कफ मसल की वजह से हो सकती है या फिर डेल्टॉइड के इंसर्शन पॉइंट पे हो सकता है। ये सारी चीज़ें देखना हमको ज़रूरी हो जाता है। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स जो है हमें आप अपर ट्रेपीजियस पे देखने को मिल सकते हैं। अपर ट्रेपीजियस के साथ में हम शोल्डर जॉइंट को पोस्टीरियरली जब हम देख रहे हैं तो हमें स्कैपुलर पोजीशन को ध्यान रखना चाहिए। स्कैपुलर पोजीशन को ध्यान रखने के साथ ही साथ में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है हमारा हम उसको ध्यान रखेंगे और टिप ऑफ द शोल्डर को भी हम वहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये वर्म्थ के कॉन्टेक्स्ट में हो गए, लैंडमार्क के कॉन्टेक्स्ट में हो गए एंड टेंडरनेस के कॉन्टेक्स्ट में हो गए। तो इन सारे पॉइंट्स को जब हम असेस करते हैं तब हमें एक आइडिया मिलता है कि हमारे जॉइंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम आ जाते हैं दैट इज़ रेंज ऑफ मोशन। यदि हम रेंज ऑफ मोशन की बात करें तो शोल्डर जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन हमें देखने को मिलती है वो बेसिकली 4 मूवमेंट हैं, जिसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन जो है वो 0 to 180 डिग्री होता है, एक्सटेंशन 0 to 60 होता है, जबकि अबडक्शन जो है वो 0 to 180 है एंड एडक्शन इज़ 180 to न्यूट्रल होता है। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन डिपेंड करता है, यदि हम साइड ऑफ द बॉडी पे हम हाथ को रख करके इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं तो दैट इज़ डिफरेंट, और यदि हम 90 डिग्री एबडक्शन पे करते हैं तो वहाँ पे रेंज डिफरेंट हो जाती है, बट यूजली वी कंसिडर इट एज अ 80 एंड 90 डिग्री। इसके साथ में हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है ये दो रेंज ऑफ मोशन होती हैं। ना हमको ध्यान ये यहाँ पे रखना है कि जब हम रेंज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो हमको एक्टिव एंड पैसिव दोनों रेंज ऑफ मोशन के बारे में देखना चाहिए। पहले हम पेशेंट को एक्टिवली परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, जो भी रेंज अवेलेबल रेंज हमें मिलती है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम पैसिवली परफॉर्म करके देखेंगे कि पैसिवली रेंज ऑफ मोशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मस्कुलर वीकनेस की वजह से या सॉफ्ट एंड फील्ड की वजह से रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन को हमें अपने अकॉर्डिंगली असेस करना पड़ता है। व्हेन यू असेस एक्टिवली उसके बाद हम इसको पैसिवली असेस करके देखते हैं कि जो लैग हो रहा है या जो रेंज ऑफ मोशन हमें मिल रही है वो ट्रू रेंज ऑफ मोशन है या उसमें कोई चेंजेस हैं। तो दैट्स व्हाई वी परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। आफ्टर दैट हम यहाँ पे मैनुअल मसल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, एमएमटी परफॉर्म कर सकते हैं। मैनुअल मसल टेस्टिंग में मेनली जो हमें मसल ग्रुप हमें टेस्ट करना है वो है आपके शोल्डर फ्लेक्सास होते हैं। शोल्डर फ्लेक्सास एंड एक्सटेंसर मसल्स की हम यहाँ पे असेसमेंट करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे आपके जो अबडक्टर मसल्स हैं उनके बारे में हम असेस करेंगे। देन अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे हमारा जो आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स हैं उनको हम असेस करेंगे। तो ये हमारा एमएमटी हो जाता है। एमएमटी के ग्रेड्स के बारे में यदि बात करूँ तो 0 to 5 की हम ग्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे 0 जो है वो नो कॉन्ट्रैक्शन होता है और हमारा 5 जो है वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैं कोशिश करूंगा कि कभी मैं इस पर भी एक वीडियो बना करके डाल सकूं आप लोगों के लिए एमएमटी के ऊपर, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एमएमटी का। नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेशल टेस्ट में हमें इम्पिंजमेंट के लिए हम अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करके देख सकते हैं। मेनली जो इम्पिंजमेंट के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक नीज टेस्ट होता है, एक हॉकिंस टेस्ट होता है, हॉकिंस कैनेडी टेस्ट एंड नीज टेस्ट। तो हॉकिंस टेस्ट और नीज टेस्ट जो है उसको कैसे परफॉर्म करते हैं मैं वो आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ।
पहले हम बात करते हैं नीज टेस्ट की। नीज टेस्ट में हम पेशेंट को स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में रहने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ में हम पेशेंट को बोलते हैं कि जिस आर्म को भी हम टेस्ट करने जा रहे हैं उसको आपको इंटरनली रोटेट करके रखना है, शोल्डर जॉइंट से आपको इंटरनली रोटेट करके रखना है, या वी कैन से दैट कि थंब को डाउनवर्ड फेस करके रखना है। थेरेपिस्ट साइड में पेशेंट के खड़ा होता है, साइड में खड़े होकर के हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि अभी यहाँ से हम फोर्सफुली हम उसके हाथ को ऊपर लेकर के जाते हैं, फ्लेक्शन में लेकर के जाते हैं, इंटरनल रोटेशन को मेंटेन करते हुए। यदि पेन आता है या सिम्टम रिप्रोड्यूस होते हैं तो नीज टेस्ट को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। द नेक्स्ट टेस्ट इज़ हॉकिंस कैनेडी टेस्ट। इसमें हम ये बोलते हैं पेशेंट को कि सिटिंग पोजीशन में हो, वेदर कैन बी परफॉर्म इन सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन एज वेल एज। तो हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट का जो शोल्डर जॉइंट का पोजीशन है, शोल्डर और एल्बो को हम 90 डिग्री पे फ्लेक्स करके रखते हैं। साथ ही साथ में हम यहाँ पे इंटरनल रोटेशन फोर्सफुली करते हैं। यदि इंटरनल रोटेशन करने पे पेन जनरेट हो रहा है तो हॉकिंस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। नीज टेस्ट एंड हॉकिंस टेस्ट दोनों ही इम्पिंजमेंट के लिए कर रहे हैं। बेसिक पर्पज इज़ कि यहाँ पे जब हम इंटरनल रोटेशन करके हम फ्लेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, हाथ को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो उस समय पे हमारा जो सब एक्रोमियन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब एक्रोमियन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कंप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से पेन जनरेट होता है। या फिर जब इस पोजीशन में हम लेकर के 90-90 पोजीशन में लेकर के जब हम फोर्सफुल इंटरनल रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो इंटरनल रोटेशन परफॉर्म करने पे इम्पिंजमेंट जनरेट होता है, उसकी वजह से यहाँ पे पेन रिप्रोड्यूस होता है। तो शोल्डर जॉइंट की जो इम्पिंजमेंट है उसके लिए हम ये दोनों टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ वी विल मूव टू फर्दर नेक्स्ट टेस्ट जो कि हमारा रोटेटर कफ के लिए है। रोटेटर कफ की यदि हम बात करें तो बेसिकली 4 मसल्स होती हैं और चारों मसल्स जो हैं वो अलग अलग एक्शन परफॉर्म करती हैं। इसके लिए जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसमें जो मेजर टेस्ट हैं आपके वो है आपका बेली प्रेस टेस्ट है, लिफ्ट ऑफ टेस्ट है, ड्रॉप आर्म टेस्ट है एंड हॉर्न ब्लोवर्स टेस्ट है। तो रीज़न बीइंग कि हम ये टेस्ट क्यों परफॉर्म करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो हम समझ लेते हैं। ये टेस्ट जो हैं ये सारे के सारे रोटेटर कफ मसल्स के लिए हैं। रोटेटर कफ में है आपकी जो मेजर मसल्स हैं 4 मसल्स होती हैं। ये 4 मसल्स मिलके ही शोल्डर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, साथ ही साथ में शोल्डर कॉम्प्लेक्स के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसमें जो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है जो हमारे स्कैपुला से आकर के शोल्डर जॉइंट पे अटैच हो रही है उसके लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉप आर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमारा लिफ्ट ऑफ टेस्ट जो है या बेली प्रेस टेस्ट जो है वो सब स्कैपुलरिस के लिए होता है। देन हमारे जो एक्सटर्नल रोटेटर्स हैं उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं हॉर्न ब्लोवर्स टेस्ट। तो ये 4 टेस्ट के थ्रू हम शोल्डर कॉम्प्लेक्स के जो रोटेटर कफ मसल्स हैं उसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यदि हम बेली प्रेस या लिफ्ट ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा पेशेंट जो है वो आइदर इन सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन में हो सकता है। पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आर्म को अपने साइड ऑफ द बॉडी पे रख करके अपने आर्म से बेली को अंदर की तरफ प्रेस करे। यदि मसल्स वीक होती है या मसल रप्चर है तो पेशेंट इस पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा, वहाँ पे प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएगा। यदि कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से वहाँ पे पेशेंट को शोल्डर कॉम्प्लेक्स में पेन जनरेट होगा एंड मूवमेंट परफॉर्म करने में उसको दिक्कत होगी। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेम एज यहाँ पे लिफ्ट ऑफ टेस्ट की यदि हम बात करें तो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हाथ को वो अपने बैक ऑफ पे ले जा करके रखता है लोअर स्पाइन पे, देन ही ट्राइज टू पुश इट बैक। उस समय पे हाथ को जब ये पीछे की तरफ लेकर के जाता है तो यहाँ पे हमारे जो इंटरनल रोटेटर मसल्स हैं वो काम करती हैं और उस मसल्स की यदि कोई वीकनेस है तो पेशेंट ये मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या फिर पेन होने की कंडीशन में पेशेंट जो है वो इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, पेशेंट को पेन जनरेट होगा। तो ये टेस्ट जो है बेली प्रेस टेस्ट जो है आपका या लिफ्ट ऑफ टेस्ट जो है ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। इसके बाद बारी आती है ड्रॉप आर्म टेस्ट की। ड्रॉप आर्म टेस्ट में पेशेंट को हम सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में लेते हैं। थेरेपिस्ट साइड में या पेशेंट के पीछे खड़ा होता है। इस समय पे हम पैसिवली अबडक्ट करके शोल्डर को 90 डिग्री तक लेकर के जाते हैं। पैसिवली अबडक्ट करके यहाँ पे ले जा करके हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अभी उसको हाथ को ग्रेजुअली नीचे की तरफ लेकर के जाना है, न्यूट्रल पोजीशन में लेकर के जाना है। यदि पेशेंट नीचे ले जाते समय पे मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या ड्रॉप हो जा रहा है आर्म, तो इस टेस्ट को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यदि पेशेंट को सिर्फ पेन हो रहा है और मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, मूवमेंट उतना कंट्रोल नहीं है, तो देन देयर इज़ चांसेस ऑफ इंजरी ऑफ सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। इसी तरीके से हॉर्न ब्लोवर्स टेस्ट जो है वहाँ पे हम पेशेंट को
सिटिंग पोजीशन में लेते हैं। सिटिंग पोजीशन में लेकर के हम पेशेंट के आर्म को 90 डिग्री तक फ्लेक्स करते हैं। एल्बो जो है वो भी साथ में फ्लेक्स रहता है। अभी हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करें अगेंस्ट द थेरेपिस्ट आर्म। थेरेपिस्ट आर्म को पीछे की तरफ पुश करते हुए उसको हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है। यदि इस मूवमेंट को परफॉर्म करने में कोई पेन हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है तो हॉर्न्स ब्लोअर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। दिस इज़ बेसिकली फॉर एक्सटर्नल रोटेटास। एक्सटर्नल रोटेटास में हमारी दो मसल्स आती हैं जो कि आपकी इंफ्रास्पिनेटस मसल्स हैं, टीरेस माइनर है। बट ये दिस टेस्ट इज टिपिकली फॉर टीरेस माइनर इंजरी। यदि टीरेस माइनर की इंजरी होगी या रप्चर होगा तो ये टेस्ट पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बाइसेप्स मसल के टेस्ट की यदि हम बात करें और लैब्रम के टेस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे जो मेजर टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसमें आपका जो है सबसे पहले टेस्ट का नाम आता है, दैट इज़ स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ये हमारे बाइसेप्स मसल की इंजरी के लिए हम स्पीड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जब हम स्पीड टेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पेशेंट को हम बोलते हैं कि आर्म को वो फ्लेक्शन में लेकर के जाए, 90 डिग्री फ्लेक्शन में लेकर के जाए, एक्सटर्नली रोटेट करे। देन उसके बाद हम एक्सटर्नल रोटेशन करने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं, फुल रेंज ऑफ एक्सटेंशन हम परफॉर्म करते हैं जो कि फोर्सफुल होता है। देन इसके बाद हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि फोर्सफुली यहाँ पे फोर आर्म को सुपिनेट करना है। यदि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में पेशेंट को पेन हो रहा है तो ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। इसमें क्या क्या किया हमने, शोल्डर जॉइंट को हमने फ्लेक्शन में लिया। देन इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट को एक्सटर्नल रोटेशन में लिया। देन इसके बाद हमने यहाँ पे एक्सटेंशन, एल्बो का कंप्लीट एक्सटेंशन, फोर्सफुल एक्सटेंशन करवाया है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे सुपिनेट करवाया है फोर आर्म को। तो ये चार चीज़ें करने पे यदि पेशेंट को पेन हो रहा है तो ये टेस्ट हमारा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। इसके बाद बारी आती है यगरसन्स टेस्ट की। यगरसन्स टेस्ट जो है उसमें हम ह्यूमरस को न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं। न्यूट्रल पोजीशन में रखने के साथ में एल्बो को हम 90 डिग्री पे फ्लेक्स करते हैं। एल्बो जॉइंट हमारा 90 डिग्री पे फ्लेक्स हो जाता है, एज यू कैन सी हियर। उसके बाद 90 डिग्री पे फ्लेक्स करने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करे और सुपिनेट करे फोरआर्म को। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ एल्बो एंड आपका सुपिनेशन जो है उसको हम परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। यदि बाइसेप्टल ग्रुप पे यदि पेन जनरेट हो रहा है तो दिस इंडिकेट्स पॉजिटिव टेस्ट। अगेन यहाँ पे टेस्ट हमारा पॉजिटिव हो जाता है। ये हो गया हमारा यगरसन्स टेस्ट। इसके बाद आता है ओब्रायन टेस्ट। ओब्रायन टेस्ट की यदि हम बात करें तो पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में रहता है। सिटिंग पोजीशन में हम अपर लिम्ब को 90 डिग्री पर फ्लेक्स करते हैं। 90 डिग्री पर फ्लेक्स करने के साथ साथ में हम यहाँ पे 10 to 15 डिग्री ऑफ हॉरिजॉन्टल अबडक्शन परफॉर्म करते हैं। 10 to 15 डिग्री ऑफ हॉरिजॉन्टल अबडक्शन, 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन किया हमने यहाँ पे। देन 10 to 15 डिग्रीज ऑफ हॉरिजॉन्टल अबडक्शन हमने किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अबडक्शन परफॉर्म किया। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को फुल्ली इंटरनली रोटेट कर देते हैं शोल्डर जॉइंट को, और साथ ही साथ में प्रोनेट कर देते हैं फोर आर्म को। ये करने पे हम इसके बाद पेशेंट को हम बोलते हैं कि डिस्टली हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स लगाते हैं। ये जो हमारा थेरेपिस्ट का हैंड है ये एक स्टेबलाइजिंग फोर्स लगा रहा है हाथ को नीचे की तरफ रखने के लिए। एंड वी आस्क पेशेंट टू लिफ्ट इट अपवर्ड। तो पेशेंट जो है वो हाथ को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करता है। यदि पेन हो रहा है या कोई क्लिंक साउंड आ रहा है तो दिस इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट। इसके बाद बारी आती है हमारे लैटरल क्रैंक टेस्ट की। यदि हम क्रैंक टेस्ट की बात करें तो हम आर्म को 160 डिग्री तक फ्लेक्स करते हैं। यहाँ पे फ्लेक्शन जो है वो 160 डिग्री का होता है। 160 डिग्री फ्लेक्स करने के बाद में हम जस्ट अ मिनट, आर्म को हम 160 डिग्री फ्लेक्स करते हैं। इसके बाद हम एक लोड अप्लाई करते हैं जो कि हमारे ह्यूमरस के एक्सेस पे होता है। ह्यूमरस के एक्सेस पे हम लोड अप्लाई करते हैं डायरेक्टली टू द जॉइंट। ये जो हमने लोड अप्लाई किया हुआ है, एक हाथ से हम शोल्डर जॉइंट को हम स्टेबलाइज करके रखते हैं और दूसरे हाथ से हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल कंपोनेंट हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ रोटेशनल कंपोनेंट, जो कि इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन होता है। और एक्सटर्नल रोटेशन पे ही स्पेशली यदि यहाँ पे पेन हो रहा है या क्लिंक साउंड आ रहा है, कई बार क्लिंक साउंड नहीं भी आता है लेकिन पेन होता है, तो हम इस टेस्ट को पॉजिटिव टेस्ट कंसीडर करते हैं। तो ये 4 टेस्ट हो गए जो हमारे बाइसेप्स के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें स्पीड टेस्ट हो गया, एगरसन टेस्ट हो गया, ओब्रायन टेस्ट हो गया एंड लेवरल टेस्ट हो गया। तो ये 4 टेस्ट से हमें बाइसेप्स मसल या लेवरल के बारे में पता चलता है। नाउ मूव टू
नेक्स्ट इज हमारा जो है शोल्डर जॉइंट इंस्टेबिलिटी के बारे में हम देखते हैं। शोल्डर जॉइंट इंस्टेबिलिटी की यदि बात करें तो शोल्डर जॉइंट में डिसलोकेशन या सबलक्सेशन जो है वो बहुत कॉमन होता है। रीज़न बिहाइंड दैट कि जो इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं वो बहुत अनइवन होते हैं, जिसमें हम जैसा कि हमने हमारे बायोमैकेनिक्स वाले वीडियो में देखा था, यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन के साथ साथ में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जॉइंट की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हमें 3 तरीके के डिसलोकेशन देखने को मिलते हैं, एंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन एंड इन्फीरियर डिसलोकेशन। तो ये 3 डिसलोकेशन हमें यहाँ पे कॉमनली देखने को मिलते हैं, और इसको हम टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं या कैसे हम इसके लिए क्लिनिकल टेस्ट हम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जिसमें हम शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं, इंस्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। इसमें पहला टेस्ट जो आता है दैट इज़ एप्रीहेंशन टेस्ट। एंटीरियर इंस्टेबिलिटी के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बेसिकली यहाँ पे पेशेंट को हम सेटिंग पोजीशन में लेकर के शोल्डर जॉइंट को अबडक्ट करते हैं 90 डिग्री। उसके बाद हम एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं एंड हम एक्सटेंशन में लेकर के जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इस पोजीशन में जाता है, दिस इज़ द पोजीशन जहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट जो है इंटीरियर डिसलोकेट होता है। यदि हमारा पेशेंट जो है इस पोजीशन में आते ही उसके फेस पे एप्रीहेंशन दिखाई दे रहा है या सडन मसल कॉन्ट्रैक्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो दैट इंडिकेट्स पॉजिटिव टेस्ट। एप्रीहेंशन टेस्ट जैसे जनरेट होने लगता है तो ये हमारा टेस्ट जो है हम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज सल्कस टेस्ट। सल्कस टेस्ट बेसिकली यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमें डिप्रेशन दिखाई दे रहा है जॉइंट के नीचे, जॉइंट हमारा जो एक्रोमियन प्रोसेस है उसके जस्ट नीचे एक डिप्रेशन है, दैट इंडिकेट्स कि हमारा जो ह्यूमरस है वो अभी उसका पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ आ गया है, जिसकी वजह से हम इसको इन्फीरियर डिसलोकेशन हम यहाँ पे पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं। इसके बाद आता है लोड शिफ्ट टेस्ट। लोड शिफ्ट टेस्ट की यदि हम बात करें तो हम जॉइंट को एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली हम वेट डाल करके इसको हम पुश करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में पेन जनरेट होना या एप्रीहेंशन जनरेट होना, ये टेस्ट को पॉजिटिव इंडिकेट करता है। देन द नेक्स्ट टेस्ट इज डुगास टेस्ट। डुगास टेस्ट जो है एंटीरियर इंस्टेबिलिटी के लिए है। बेसिकली यहाँ पे हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसको अपने अफेक्टेड आर्म से हैंड से अपोजिट शोल्डर को टच करना है। अपोजिट शोल्डर को टच करने के बाद पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अपने एल्बो को वो नीचे की तरफ लोअर डाउन करता जाए, बॉडी की तरफ लेता जाए। यदि इस पोजीशन को पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या नीचे लेके जाते समय पे उसको पेशेंट को पेन हो रहा है, देन वी कंसीडर दिस टेस्ट एज अ पॉजिटिव टेस्ट। तो ये कुछ टेस्ट थे शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए, एंड अदर टेस्ट जो थे वो मसल्स के लिए थे। फॉर शोल्डर मैं अभी इतने ही टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। यदि आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो या कोई आप लोगों के कुछ जानना चाहते हैं, कोई नए टॉपिक्स आप लोग देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू इनबॉक्स मी, एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग फिजियो इनसाइट। हैव अ गुड डे।